नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मधु प्रस्तोगी। मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग में कार्यरत हूँ और वहाँ पर विभाग का प्रमुख हूँ। आज हम लोग चर्चा करेंगे ब्लड कैंसर के बारे में। इसके बारे में लोगों के बीच में बहुत कम जानकारी है, लोगों को बहुत कम इस बीमारी का आइडिया है, लेकिन इस बीमारी का खौफ, डर बहुत ज़्यादा है लोगों के बीच में, क्योंकि ब्लड कैंसर का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं। पहले की पुरानी ज़माने की पिक्चरें भी आती थी जिसमें कहा जाता था कि ब्लड कैंसर हो गया है, तो इसका मतलब ये अब लास्ट स्टेज में है। ब्लड हमारे शरीर का एक पार्ट है, सभी को ब्लड के बारे में पता है। हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है और ब्लड के अंदर 3 प्रकार की मुख्यतः सेल्स होती हैं जिसके बारे में लोगों को जानकारी है, जैसे रेड ब्लड सेल्स जो कि हीमोग्लोबिन होता है, सफ़ेद सेल्स जिन्हें बोलते हैं सफ़ेद कोशिकाएं जिसके WBC बोलते हैं, और तीसरी होती है प्लेटलेट्स जिसके बारे में जानकारी बहुत ज़्यादा है डेंगू की वजह से। सब लोग जानते हैं कि कहीं हमारी प्लेटलेट तो कम नहीं हो गई। इसके अलावा एक और सेल्स होती हैं जिन्हें हम प्लाज्मा सेल्स कहते हैं। ये सारी कोशिकाओं का, सेल्स का एक अपना अपना फंक्शन होता है और ये हमारे शरीर में एक फैक्ट्री होती है जिसे बोन मैरो और लिम्फ नोड बोलते हैं। वहाँ पे ये बनती रहती हैं, लगातार बनती हैं। इनका एक लाइफ होती है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाती है और जो फैक्ट्री होती है बोन मैरो, जो बड़ी बड़ी हड्डियों के बीच में, क्योंकि हड्डियाँ हमारी खोखली होती हैं, उनके बीच में बोन मैरो भरा होता है, वहाँ पे ये बनती जाती है। जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि कैंसर का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जिसकी शरीर को आवश्यकता नहीं है वो बनती चली जाए, वो डिवाइड होती चली जाए। कि जैसे एक ट्यूमर यहाँ पे गांठ आई, गांठ बनती चली जा रही है, बड़ी होती चली जा रही है। इसी प्रकार ब्लड में भी कई बार ऐसा होता है कि रेड ब्लड सेल्स, WBC या प्लाज्मा सेल्स या प्लेटलेट जिनकी ज़रूरत नहीं है वो अनकंट्रोल्ड बनती चली जाती हैं। जैसा आपको ज़रूरत इतनी ही सेल्स की है मगर वो बनती चली जा रही हैं, तो होता क्या है कि वो प्रॉपर नहीं होती, तो उनका जो फंक्शन है वो फंक्शन प्रॉपर तरीके से होता नहीं है। उस चक्कर में वो फैक्ट्री जो है बाकी सेल्स बना नहीं पाती। जब वो बाकी चीज़ें नहीं बनाती तो जिस चीज़ की कमी होती है उस चीज़ों की समस्या होने लगती है। तो होता क्या है कि ब्लड कैंसर में अगर इनमें से कोई भी प्रकार की सेल्स जब बढ़ती है तो कैंसर का रूप लेती है। उसी हिसाब से मरीज को लक्षण आते हैं। अब आते हैं कि भाई ब्लड कैंसर्स के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ों पे हम ध्यान रखें कि हमें कहीं ब्लड कैंसर की शंका तो नहीं है। तो देखिए, जब ब्लड ब्लड सेल्स बनना बंद हो जाएंगी तो मानी हुई बात है हीमोग्लोबिन कम होगा। तो आपका जब हीमोग्लोबिन काफ़ी कम हो जाता है, 3, 4, 5 पे पहुंच जाता है, तो आपको कमजोरी आएगी, आपको जरा सा भी चलने फिरने में आपकी सांस फूलेगी, आपको भूख नहीं लगेगी। अगर आपकी सफ़ेद सेल्स कम हो रही हैं, WBC कम हो रही हैं, तो जिसका महत्वपूर्ण काम होता है कि आपको इन्फेक्शन से बचाना। तो आपको बार बार इन्फेक्शन होगा, छोटी छोटी सी चीज़ों में आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। अभी इन्फेक्शन हुआ था, 2 दिन 3 दिन में ठीक हुआ, फिर इन्फेक्शन हो गया। अगर मान लीजिए आपकी प्लेटलेट्स कम हो गई, प्लेटलेट्स का मेन पर्पस होता है आपकी बॉडी में ब्लीडिंग को रोकना। तो जब प्लेटलेट्स कम होती हैं तो पेशेंट को जगह जगह से ब्लीडिंग, जैसे आप ब्रश कर रहे हो, पता चला गम से ब्लीडिंग हो गई, ठीक है, कभी नाक से ब्लड आ गया, तो ये मतलब बगैर किसी कारण के अगर ब्लीडिंग हो रही है तो आप सोच सकते हो कि ब्लड कैंसर के चांस हो सकते हैं। आपकी इम्यूनिटी कम हो गई है, आपका वेट लॉस, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि बगैर किसी रीज़न पे, मतलब सिग्निफिकेंट वेट लॉस, कि आप कब किसी से मिल भी रहे हो तो वो कह रहा है क्या हुआ, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपका वजन क्यों कम होता चला जा रहा है। इसके अलावा और तरीके के कैंसर जैसे जिनके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, तो उसमें गर्दन में गांठें आ जाती हैं। कुछ एक में होगा कि आपके पीठ में दर्द हो रहा है, कुछ एक समस्या है जैसे कि किडनी में प्रॉब्लम आ गई है। तो ये मुख्यतः कारण हम आपको बता रहे हैं कि एनीमिया हो जाना, जिसमें कि खून की कमी हो जाना, बार बार इन्फेक्शन होना, कहीं से ब्लीडिंग होने लग जाना, वजन का कम होना, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना, किडनी की प्रॉब्लम हो जाना, पीछे कमर में दर्द हो जाना, ये सब जो लक्षण है ये आपको हो सकता है कि कहीं ना कहीं किसी प्रकार का ब्लड का कैंसर हुआ है। अब अगला प्रश्न आता है कि ब्लड कैंसर कितने प्रकार के होते हैं और इनकी स्टेज वगैरह क्या होती है। तो ब्लड कैंसर मुख्यतः देखिए, जो सबसे खतरनाक वैरायटी होती है वो ल्यूकीमिया होती
जिसका कि मतलब जिसको कि ज़्यादातर ब्लड कैंसर से लोग कोरिलेट करते हैं, उसे ल्यूकीमिया कहते हैं। ल्यूकीमिया, उसके बाद दूसरा जो गाँठों में बीमारी होती है, जो आपके अंदर लिम्फ नोड्स होते हैं, गर्दन में गाँठें आ गई और भी शरीर में पेट में गाँठें आ गई, उसे जो है हम लोग लिम्फोमा बोलते हैं। और तीसरी जो मैंने बताई थी प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स का काम होता है हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ बनाना। एंटीबॉडीज़ का काम होता है कि कोई भी जो इन्फेक्शन हो उसको उससे लड़ना। तो प्लाज्मा सेल्स भी जब गड़बड़ हो जाती हैं तो वो गलत एंटीबॉडीज़ बनाती हैं जिसका कोई काम नहीं होता। ये एंटीबॉडीज़ जाके बोन्स को और किडनी को अफेक्ट करती हैं, तो इसको कहते हैं मल्टीपल माइलोमा। तो 3 प्रकार के मुख्यतः हमने कैंसर की बात करी, ब्लड कैंसर। एक होता है ल्यूकीमिया, लिम्फोमा और मल्टीपल माइलोमा। इनमें देखिए स्टेज के बारे में आप जैसे कोई भी पेशेंट जाता है, जैसे ही उसका डायग्नोसिस बनता है, सबसे पहला क्वेश्चन वो यही पूछता है कि डॉक्टर साहब हमारी स्टेज क्या है? क्योंकि ये एक भाई चलन है कि अगर अर्ली स्टेज में हम आ गए हैं तो पूर्ण रूप से ठीक हो जाएंगे और लेट स्टेज में आए हैं तो दिक्कत बहुत ज़्यादा है। ब्लड कैंसर के मामले में ये चीज़ नहीं काम करती है। ब्लड कैंसर में बेसिकली पहले तो 2 चीज़ें देखी जाती हैं कि एक्यूट स्टेज है जो कि बहुत तेज़ी से फैलती है, या कि क्रोनिक स्टेज है जो धीमे धीमे से कई सालों से हो सकता है आपके बॉडी में पड़ी हुई हो और आज वो पता लगी है, आज वो किसी और कारणवश डायग्नोज हुई है। तो अगर एक्यूट है, एक्यूट ल्यूकीमिया है, एक्यूट लिम्फोमा, एक्यूट ल्यूकीमिया अगर है तो ये खतरनाक होता है। लेकिन अगर क्रोनिक ल्यूकीमिया है या क्रोनिक बीमारी है तो ये हो सकता है कई सालों से पड़ी हो, तो उसकी प्रोग्नोसिस, उसके ठीक होने की या उसकी वजह से दिक्कत होने की संभावना काफ़ी कम होती है। इसके अलावा और बहुत से सब टाइप्स होते हैं जिसके हिसाब से हम लोग रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन करते हैं। बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं कि हाँ इस बीमारी के साथ ये फैक्टर है तो ये हाई रिस्क है, ये फैक्टर नहीं है तो ये लो रिस्क है या इंटरमीडिएट रिस्क है, उसके हिसाब से हम लोग इस पे करते हैं। तो ये जब बीमारी डायग्नोज होती है तब उसके हिसाब से हम लोगों को ये डिसाइड करना होता है कि ये किस रिस्क कैटेगरी में आ रही है और इसका प्रोग्नोसिस या इसके ठीक होने की संभावना कितनी है। अब मान लीजिए आपको किसी को इस तरह के लक्षण आ रहे हैं जो आपने बोला कि हमको मतलब वेट लॉस हो गया, एनीमिया हो गया और बहुत कमजोरी आती है, मुझे पसीना निकलता है, गर्दन में गांठें हो गई हैं, तो ऐसी सूरत में फिर आप क्या करें, कैसे पता करें कि कैसे इस चीज़ का पता करें कि हमको कहीं ब्लड कैंसर तो नहीं है। तो सबसे ज़्यादा समस्या जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब लोगों को इस तरह की कोई समस्या हो जाए कि उसको लग रहा है कि उसका खून कम हो रहा है, उसका वजन कम हो रहा है, उसको स्वेटिंग हो रही है, गर्दन में गांठें आ रही हैं, बार बार इन्फेक्शन, तो ऐसे में क्या करें जिससे कि हम इस चीज़ का डायग्नोसिस कर सकें या रूल आउट भी कर सकें कि हाँ भाई हमें ब्लड कैंसर नहीं, किसी और वजह से। तो ये सबसे आसान टेस्ट जो होता है इसमें ब्लड की टेस्टिंग की जाती है। पहले तो ब्लड की टेस्टिंग में एक नॉर्मल टेस्टिंग की जाती है जिससे ये पता लगता है कि कौन कौन सी चीज़ों की अधिकता है, कौन कौन सी चीज़ों की कमी है, ठीक है। उसके बाद इसका एक पेरिफेरल स्मीयर एग्जामिनेशन बहुत ही सिंपल है जिसमें कि ब्लड की फिल्म बनाई जाती है और उसको माइक्रोस्कोप से एक एक्सपर्ट जो है चेक करता है कि ब्लड में नॉर्मल हर चीज़ की एक क्वांटिटी निर्धारित है कि आपके यहाँ प्लेटलेट इतनी होंगी, WBC इतनी हो, जिनमें से कौन सी चीज़ बढ़ी है और उनमें से कौन सी अबनॉर्मलिटी उनमें मिल रही है। इसके आधार पे हम जो है एक बेसिक डायग्नोसिस ब्लड कैंसर का कर सकते हैं। मान लीजिए उसको गर्दन में गांठें हैं, लिम्फोमा है, तो उसका डायग्नोसिस फिर हमको जो है उस गांठ की बायोप्सी के द्वारा करना पड़ता है, क्योंकि ब्लड के द्वारा जो है हम ज़्यादातर ल्यूकीमियाज डायग्नोस करते हैं, लेकिन अगर लिम्फोमा है जो कि गांठों की बीमारी है, उसके लिए हमें जहाँ पे भी गांठ होती है उसकी बायोप्सी करनी पड़ती है। अगर मान लीजिए हम तीसरी वैरायटी जो हमने आपको बोली थी कि मल्टीपल माइलोमा है, तो मल्टीपल माइलोमा में हमें अलग अलग तरीके की जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस करके हम एंटीबॉडीज़ चेक करते हैं कि जो शरीर में नॉर्मल एंटीबॉडीज़ हैं उसकी जगह कौन सी एबनॉर्मल एंटीबॉडीज़ आ गई हैं। उसके अलावा चूँकि ये बोन्स को अफेक्ट करता है तो बोन मैरो बायोप्सी भी की जाती है। मुख्यतः इस टाइप की बेसिक जाँचें जैसे कि ब्लड की जाँच हुई, पेरिफेरल स्मीयर एग्जामिनेशन कर लिया और लिम्फ नोड की बायोप्सी करके, बोन मैरो की बायोप्सी करके, इलेक्ट्रोफोरेसिस करके हम लोग इस चीज़ का पता कर सकते हैं कि आपको ब्लड कैंसर है या नहीं है और किस तरह का ब्लड कैंसर है। इसी के आधार पे फिर हमको आगे जो है बढ़ना पड़ता है कि हम ट्रीटमेंट के बारे में भी सोच सकते हैं।
अब तीसरा क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण आता है कि ये होता किस वजह से है। मेरे ख्याल से सबके अंदर ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि भाई ये होता क्यों है, हम उससे अगर बचा लें अपने आप को तो हमको ब्लड कैंसर नहीं होगा। तो इस विषय में मैं यही कहूँगा, और क्या हमारे घर में अगर किसी को है तो हमारे को तो नहीं हो जाएगा, जो सबको यही टेंशन, सबको यही एक जिज्ञासा रहती है। तो इस पे मैं पहला क्वेश्चन तो यही कहूँगा कि बहुत क्लियर तो नहीं है कि ब्लड कैंसर किस वजह से होता है, लेकिन आज तक की रिसर्च में जो चीज़ें आई हैं, अगर फैमिली के बारे में हम कहें तो ये बहुत कम है। 10% मान लीजिए किसी को फैमिली में है तो चांस है कि उसका कोई मिलता जुलता कैंसर शायद हो, लेकिन 10%, 90% चांसेस नहीं होते हैं। तो सबसे ज़्यादा चांस किस चीज़ के होता है, तो वो आता है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर में क्या होता है कि हमारे अंदर कोई डिफेक्ट है या कोई म्यूटेशन हुआ, जिसकी वजह से वो डिफेक्ट जो है आगे चल के वो इस कैंसर में तब बदल जाता है। अब इस डिफेक्ट को बहुत पहले हम नहीं पता लगा सकते हैं सारे ब्लड कैंसर को। कुछ एक ब्लड कैंसर्स ऐसे होते हैं स्पेसिफिक, जिनका कि हम डिफेक्ट अगर शुरू में पता लगा लें तो हम भविष्य में प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ ब्लड कैंसर हो सकता है। बहुत से हमारे अंदर एक सिंड्रोम्स होते हैं, आपने देखा होगा कि डाउन सिंड्रोम का बच्चा होता है, अगर आप लोग तो इस तरीके के जो सिंड्रोम जिनके अंदर के कुछ पहले से डिफेक्ट हैं, उनको ब्लड कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण फैक्टर ब्लड कैंसर पे आता है रेडिएशन एक्सपोजर। रेडिएशन एक्सपोजर तो रेडिएशन तो हर जगह निकल रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता। रेडिएशन एक्सपोजर का मतलब होता है जहाँ जहाँ न्यूक्लियर बम फटे, जैसे आपने हिरोशिमा नागासाकी का नाम सुना है, तो जहाँ पे भी इस तरीके के न्यूक्लियर बम फटते हैं वहाँ पे रेडिएशन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ ये देखा गया है कि लोगों को बहुत लंबे समय तक ब्लड कैंसर्स होते रहे और उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। तो रेडिएशन भी अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि ब्लड कैंसर कराता है। अब आता है, जब मैंने कहा ना कि आपको जैसे जेनेटिक मतलब आपके अंदर डिफेक्ट है, ठीक है, तो डिफेक्ट हो सकता है कैंसर में बदले या डिफेक्ट हो सकता है कैंसर में नहीं बदले। तो कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं, कौन सी चीज़ों पे आप अपना ध्यान रखें कि अगर डिफेक्ट होके भी वो आगे कैंसर में ना बदले, तो उसके लिए देखिए 4 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिससे हम लिंक हैं। मैं आपको एक अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ कि हमारे चारों तरफ कौन कौन सी चीज़ें हमें इस तरफ ले जाती है। पहली चीज़ होती है सॉइल कंटामिनेशन, जिसे कि मतलब जिस जगह पे हमारा अन्न वगैरह उगाया जा रहा है, हमारा खाना वगैरह उगाया जा रहा है, अगर वहाँ पे पेस्टिसाइड्स और उस तरीके की चीज़ों का छिड़काव बहुत ज़्यादा है, तो मानी ये बात है वो अन्न में भी आएगा और वहीं हमारे शरीर में धीरे धीरे पहुँचेगा। दूसरा आता है वाटर के बारे में सभी लोग जान रहे हैं कि पानी के बगैर तो ज़िंदगी नहीं है, लेकिन अगर पानी कंटामिनेटेड है, पानी में अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दिक्कत दें, हाल फिलहाल में इस तरह की समस्याएं भी आई हैं जिसके बारे में आप जानते ही होंगे, तो उससे भी आपको इस तरीके की दिक्कतें हो सकती हैं। तीसरा होता है एनवायरनमेंट, जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वहाँ इतना पोल्यूशन और तरीके के, अगर मान लीजिए आप फैक्ट्री के आसपास रह रहे हैं जहाँ पे धुआं निकल रहा है, तो आपके फेफड़े में जाती हैं, आपके ब्लड में घुल जाती हैं, वो आगे चल के वो भी आपको दिक्कत दे सकती हैं। चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट है फूड, जो हम खा पी रहे हैं सुबह शाम, जिसमें एडल्ट्रेशन, मिलावटी रंग डाले जा रहे हैं, फ्लेवर के लिए डाला जा रहा है, प्रिजर्वेटिव कि बहुत समय तक वो प्रिजर्व्ड रहे, आज से 2 महीने बाद भी हम उसको खा सकें। ये सारी चीज़ें भी आगे चल के ब्लड कैंसर में के उस जेनेटिक फैक्टर को हेल्प कर सकती हैं कि वो फर्दर ब्लड कैंसर में बदल जाए। अदरवाइज़ सबसे आसान वही है कि हेल्दी रहिए, साफ़ सुथरा खाना खाइए, एक्सरसाइज ज़रूर करिए, डेली फिज़िकली फिट रखिए, तो आप हो सकता है कि अगर आपके अंदर कोई डिफेक्ट है तो भी आपको इस तरीके की बीमारी ना हो। अब ब्लड कैंसर के लक्षण पता लग गए आपको, ब्लड कैंसर के कारण पता लग गए, उसका कैसे डायग्नोसिस बनाना है, तो अब अगला क्वेश्चन आता है कि ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए। देखिए ब्लड कैंसर में सर्जरी नहीं हो सकती क्योंकि ब्लड लिक्विड है, तो ट्रीटमेंट जो है इसमें ज़्यादातर दवाइयों के माध्यम से होता है। और मैं आपको सबसे अच्छी खबर यही देना चाहूँगा कि पहले तो ब्लड कैंसर अगर हो गया है, ब्लड कैंसर में मान लिया लिम्फोमा हो गया, मल्टीपल माइलोमा हो गया या क्रोनिक ल्यूकीमियाज वगैरह अगर हो गए, तो बिल्कुल होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है।
इनका सबका बहुत ही अच्छा सटीक इलाज आज की तारीख में अवेलेबल है। हम लोग ज़्यादातर ब्लड कैंसर्स में टारगेटेड थेरेपी देते हैं। हम जनरलाइज थेरेपी नहीं कि मतलब दवा दे दी, काम किया या नहीं किया। टारगेटेड थेरेपी दी जाती हैं जो कि एग्जैक्टली जहाँ पर डिफेक्ट होता है वहाँ काम करती है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। इसके लिए एक दवा डिस्कवर हुई थी जिसको इमैटिनिब बोलते हैं, ठीक है। इमैटिनिब दवा को एक पुस्तिका ने ये कहा था ये मैजिक बुलेट है, ये जादू की गोली है कि बस खाली एक दवा पेशेंट डेली खाता रहता है और उसका क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया बिल्कुल कंट्रोल में रहता है और सालों सालों कंट्रोल में रहता है, कोई दिक्कत नहीं होने आती है। तो आज की तारीख में मैं बहुत ज़्यादा विस्तार में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको एक बेसिक ये है कि आज की तारीख में ब्लड कैंसर्स के लिए टारगेटेड थेरेपीज अवेलेबल हैं, इम्यूनोथेरेपी अवेलेबल है जिनका कि साइड इफ़ेक्ट ना के बराबर होता है और वो बॉडी की इम्यूनिटी को हेल्प करती हैं कि वो जाके कैंसर से लड़े। उसके अलावा कुछ ब्लड कैंसर्स का ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी एवं रेडियोथेरेपी से होता है। और अगर मान लीजिए ये सब चीज़ें फेल होती हैं तो उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट का। बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा भी हर जगह, क्योंकि अब मैंने बोला ना फैक्ट्री कहाँ है, बोन मैरो में। अगर फैक्ट्री गलत बना रही है तो फैक्ट्री को ही में जाके उसको चेंज कर दो, उसको करेक्ट कर दो, तो उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट कहते हैं। जब कुछ स्थितियों में जाके हमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत भी पड़ती है, मगर मैं ये कहूँगा कि बहुत से ब्लड कैंसर ऐसे हैं जिसमें कि 80 to 90% रिकवरी हो जाती है। खाली एक्यूट ल्यूकीमियाज जो होते हैं उसमें थोड़ी स्थिति मुश्किल होती है, क्योंकि उनका इलाज बहुत लंबा होता है, बहुत ज़्यादा मेटिकुलस होता है। अदरवाइज़ लिम्फोमा में ब्लड कैंसर्स में होपलेस होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता क्या है कि आपको बिल्कुल सही जगह जाके इसका इलाज कराने की है। देखिए, हेमाटोलॉजिस्ट जो कि ब्लड के स्पेशलिस्ट होते हैं, और बहुत से होते हैं ऑन्को हेमाटोलॉजिस्ट जो कि खाली ब्लड कैंसर को ट्रीट करते हैं, ठीक है। इनके पास आप अपने शहर में अपने आसपास पता करिए कि इनकी इस चीज़ की सुविधा, ऐसे डॉक्टर्स की सुविधा अगर है तो उनके पास जाके आप इसका इलाज कराइए। और मैं आपको ये श्योर कह सकता हूँ कि आप 100% रिकवर करेंगे इस बीमारी से। धन्यवाद।